मैं मुक्तिपथ मंच के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर अपने विचार रखने और अपना अपना कविता पाठ करने का मौका दिया। इस पेज पर जो मुझे विषय अभी दिया गया है, हमारा समय हमारी कविता, हमारे कई मित्रगण अपना कविता पाठ और अपने विचार इसमें रख चुके हैं। जहाँ तक कविता का प्रश्न है, हर कवि की अपनी निजता होती है और अपनी भाषा, शिल्प और अपना कथ्य होता है, लेकिन जो समय है वो सबका साझा होता है। हर कवि इस साझे समय को अपनी निजता से अपनी कविता में विन्यस्त करता है। कविताएं अलग सबकी, लेकिन समय एक। हमारा समय हमारी कविता। हमारा समय जब कहते हैं, हाँ बोधिसत्व भाई नमस्कार। हमारा समय जब कहते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि हमारा समय कहने में कौन सा हमारा विवेच्य समय हो सकता है, कहाँ तक हम जा सकते हैं। अभी मुझे याद आ रहा है विष्णु खरे की एक संग्रह की याद आ रही है, काल और अवधि के दरम्यान। समय का यह विभाजन जो है वो यूं ही नहीं है। काल अनंत है और अवधि उसमें वास करती है। जाहिर है, मुझे लगता है, ऐसा मेरा विचार है कि भर्तृहरि से उन्होंने ये लिया होगा। बहरहाल मैं बहुत पीछे न जाके अपने बहुत निकट अतीत के और वर्तमान समय को आज का विवेच्य समझता हूँ। और अगर हम अपने निकट के अतीत की बात करें तो निश्चित ही यह हमारा जो अतीत का अभी निकट का अतीत है, यह दो सपनों से भरा हुआ समय है। इस बीच ऐसे कारुणिक दृश्य हमारे सामने से गुजरे हैं जिसको हमारी कई अग्रज पीढ़ियां अपने पूरे समय में, अगर हम 100 साल भी किसी का मान लें, तो वो ये कहते हुए मिलेगा कि हमने अपने जीवन काल में ऐसा पहली बार देखा है। कोरोना महामारी ने ये छापामार शैली में पूरे विश्व में एक धावा जैसा बोल दिया है और हमारी सामाजिकता और हमारी आर्थिकता को छिन्न भिन्न कर दिया है। और कुछ अदूरदर्शी निर्णयों ने इसको और गहराया है। सड़कों, रेल की पटरियों और प्लेटफॉर्मों पर प्रवासी मजदूरों के गिर पड़ने और उनके जो मरने के दृश्य हैं वो सारे अविश्वसनीय हैं। ऐसे दृश्य कभी पहले नहीं देखे गए। और साल बीतते न बीतते भारतीय किसानों के सामने उनके अस्तित्व को बचाने का संकट उपजा दिया गया है। अब यह भी कोई असहमति का बिंदु हो सकता है कि कोई कहे, भाई मुझे अपने बीज, खाद, पानी, डीजल, हल बैल, ट्रैक्टर, इसकी लागत का पैसा मिलना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि जमीन आसमान से तारे जोड़ के दे दीजिए, मेरी लागत का पैसा तो मुझे दे दीजिए, जीने भर का तो दे दीजिए। लेकिन कैसी विडंबना है कि अन्नदाता के प्रति ये कटकरेसपन, और जो न उत्पादक है न उपभोक्ता है उसके हित चिंता। अन्न की खेती उपजे न उपजे, लेकिन यहां नफरत की खेती बहुत फल फूल रही है। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति, तो कभी लिंग के आधार पे। तो छुटपुट असहमतियां होती थी, झगड़े होते थे, लेकिन अब उन्होंने बड़ा आकार ले लिया है। अब इस सांप्रदायिकता जो है वो नासूर हुई जा रही है। जब गलियों में एक ठेले लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले से उसका नाम पूछकर
सब्जी खरीदी जाए तो अब समझ लीजिए हम अब कहाँ से कहाँ आ गए हैं। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, यानी नफरत के कई कोण, कई ऐसा लगता है जैसे कि जहाँ देखिए वहाँ नफरत। निश्चित ही ये एक बहुत ही चिंता की बात है। और एक रचनाकार नफरत के इस माहौल में प्रेम को दूसरे पलड़े में रखकर कैसे अपने समय को अभिव्यक्त करता है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे बड़े कवियों में एक कुंवर नारायण जी, उसका एक उदाहरण है। और मैं यहाँ पर उनकी एक कविता कोट करना चाहूँगा, उसकी कुछ पंक्तियाँ। और उस कविता का नाम है एक अजीब सी मुश्किल। एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत करने की आदत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही है। अंग्रेजों से नफरत करना चाह रहा था जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते। मुसलमानों से नफरत करना चाह रहा था तो गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने? सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में आ जाते, सर अपने आप झुक जाता। और ये कंबन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी, वे मेरे नहीं, दूर दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता नहीं। दिनों दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा है। वह किसी न किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। मित्रों, चिंता की बात यह है कि यह नफरत अब न स्थानिक है और न एक रैखिक। विश्व का एक बड़ा भूभाग उसकी चपेट में है। कहीं नस्ल भेद के रूप में तो कहीं धार्मिक विद्वेष के रूप में। अमेरिका में एक अश्वेत गर्दन पर श्वेत घुटना दबाव बना रहा था, तो पेशावर में स्कूल के 32 बच्चे भून दिए गए। और मजहब दोनों का, सबका एक ही, भूनने वाले का भी, भुनने वाले का भी। कहीं बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी जा रही है तो कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है। इसी ध्वंस के बीच कुछ मानवीय चेहरे भी उभर कर आते हैं। न्यूजीलैंड की युवा प्रधानमंत्री जसिंदा आर्डर्न का मानवीय और ममतालु चेहरा उनमें से एक है। न्यूजीलैंड में एक मस्जिद में हुए विस्फोट से सैकड़ों हताहत हुए, तो आर्डर्न ने डबडबाई आंखों से कहा था, प्रवासी शरणार्थी हमारे हैं, वे हमारे हैं। वो बार बार कहती हैं वे हमारे हैं, हमलावर हमारा नहीं है। जबकि जानते हैं सब कि हमलावर न्यूजीलैंड का ही था और उसी धर्म का था जिसकी प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री ने बड़े तीक्ष्ण स्वरों में फिर कहा कि मैं उस हमलावर का नाम, उस हत्यारे का नाम सार्वजनिक रूप से अपने मुंह से नहीं निकालूंगी। दरअसल बंधु, जो नफरत का कारण है वो है अन्य के लिए स्पेस न होना। जैसा मैं सोचता हूं वैसा दूसरा सोचे, उसी तरह से रहे, वो मेरे रंग में ही रंग जाए। यहां मुझे फिर एक और कवि याद आ रहे हैं, नरेश सक्सेना। उनकी एक कविता है कंक्रीट कथा। वो किस तरह से कंक्रीट के बहाने, पहले फूलों के बहाने और फिर कंक्रीट के बहाने अपनी बात, स्पेस देने की बात करते हैं। आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खिलने के लिए जगह छोड़ देती हैं। फिर गिट्टियों पर आते हैं। गिट्टियां चाहे जितनी सटी हों, रेत के लिए जगह छोड़ देती हैं। रेत के कण चाहे जितने सघन हों, वो सीमेंट के लिए जगह छोड़ देते हैं। और सीमेंट कितनी ही महीन हो, पानी के लिए जगह छोड़ देती है।
आप देखिए तो स्पेस देने की, ये जब सब लोग स्पेस दे रहे हैं तो किस तरह से एक सामूहिक सघनता विकसित होती है, ठोस एक बनता है। अंत में वो कहते हैं, कंक्रीट कथा बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। इधर हम देखते हैं हमारा जो देश प्रेम है वो निर्बंध या खुला संवेग नहीं रह गया है, वो एक सशर्त संवेग हो गया है। ऐसा पदबंध है जो सशर्त है। असहमति का अर्थ अब दुश्मनी है। जो प्रेम है अब वो प्रेम नहीं बल्कि ज्वार का रूप ले रहा है धीरे धीरे। देश प्रेम को तो मानवीय होना चाहिए। अगर मानवीयता नहीं है तो वो देश प्रेम किस काम का? अगर किसी की हिंसा करनी पड़ी तो फिर किस काम का देश प्रेम? मुझे अभी एक उदाहरण याद आ रहा है। जैसे हम तो जनगण मन अधिनायक करते हैं, अपने रविन्द्रनाथ ठाकुर का राष्ट्र गीत गाते हैं, तो हमारा अपना गीत, अपने कवि हैं, अपना गीत गा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब बांग्लादेश के लोग आमार सोनार बांग्ला आमी तुम्हारी भालोबासी कहते हैं तो रविन्द्रनाथ ठाकुर उनके अपने यहाँ के, अपने देश के कवि नहीं हैं। वो भाषा के कवि तो हैं लेकिन देश के नहीं हैं। अगर उनका राष्ट्रवाद थोड़ा संकीर्ण हो जाता, जाहिर है 1905 में लिखा गया था ये गीत, तब तो बांग्लादेश का नाम नहीं था, 1971 में आज़ाद हुआ था। तो चाहते तो अपने यहाँ के किसी कवि को राष्ट्र के गीत को राष्ट्रगीत बनाते अपना, और कोई अगर इस तरह से सोचता तो जाहिर है बांग्लादेश का ही कोई कवि उसका गीत ही राष्ट्रगीत होता। लेकिन ये देश प्रेम से कुछ ऊपर की चीज़ है। इसमें एक सांस्कृतिक और मानवीय औदार्य है। संकीर्णता नहीं होने देती। तो हमारे जैसा हम देखने में आ रहे हैं कि तमाम नाम बदले जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, संकीर्णता बढ़ती जा रही है। तो उनके पास तो बहुत कुछ था संकीर्ण होने के लिए। इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, जब बांग्लादेश और भारत के बीच कोई मैच होता है, हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, तो एक ही मैदान में दोनों प्रतिद्वंदी टीमों के रूप में वो खड़े होते हैं और उसकी शुरुआत राष्ट्रगान से होती है। दोनों टीमें अपना राष्ट्रगान गाती हैं। दोनों प्रतिद्वंदी टीमें आपस में अपना अपना राष्ट्रगान गा रही हैं, लेकिन एक ही कवि को गा रहे हैं। वो उनका अपना कोई निजी कवि उनका नहीं, कोई बांग्लादेश का है। रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ जनगण मन यहाँ हमारा भारतीय खिलाड़ी गा रहा है और वो लोग जो हैं हमारा सोनार बांग्ला गा रहे हैं। तो एक अद्भुत दृश्य, आप शायद दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होगा कि एक कवि दो देशों में राष्ट्रगान अपना राष्ट्रीय कवि के रूप में गाया जा रहा हो और राष्ट्रगान के रूप में उसको गाया जा रहा हो। अगर संकीर्णता होती तो ये भी संभव नहीं था। इतना ही नहीं, मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है नमो नमो माता, वो भी रविंद्र संगीत में गुथा गया है और उसे आनंद समराकुंड ने लिखा था। वो विश्व भारती में पढ़े थे वो भी। तो आप समझिए कि एक कवि की रचना किस तरह से वैश्विक होती है। और अगर लेकिन आप जरा संकीर्ण हो जाएंगे तो ये सब संभव नहीं है। और ऐसा हुआ श्रीलंका में। बाद में 2015 में सरकार बदली तो उसके संबंध भारत से बहुत अच्छे नहीं थे, तो उन लोगों ने नमो नमो माता की जगह श्रीलंका कर दिया। तो इसके भी उदाहरण हैं। लेकिन जिस शांति निकेतन को आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो शांति निकेतन विगत दिनों में अशांति का केंद्र बन गया है। आप देख रहे हैं, उसे राजनीतिक ढोल नगाड़ों से पाट दिया गया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की विरासत को लेकर बाहुबली मुद्रा में दावे किए जा रहे हैं, पर साहित्य की विरासत कोई भूगोल नहीं होता, न कोई राजनीतिक पार्टी होती है। साहित्य की विरासत जो है वो मनुष्यता है।
वही मनुष्यता जिसको चंडीदास कह गए हैं, सुनो मानुष भाई, सवार ऊपरे मानुष बड़, तहार ऊपरे नाई। वही मनुष्यता। तो ये एक रचनाकार, एक रचना का कमाल था कि वो आज़ाद हो जाती है, वो भूगोल से आज़ाद है, वो राजनीति से आज़ाद है, यहाँ तक कि वो अपने रचयिता से भी आज़ाद है। वो तो अपनी कमान से, अपने तुणीर से निकला हुआ तीर है, जो निकल गया वो सार्वजनिक हो गया, उसकी अपनी बिरादरी है, कविताओं की बिरादरी में चली गई है, और काल निर्णय करेगा। अपने समझ में तमाम जुगाड़बाजी करने वाले करते हैं, लेकिन काल जो है फिर अपना निर्णय लेता है, वो अपने समाज में शामिल हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब अल्लामा इकबाल यहाँ से पाकिस्तान गए थे तो साथ ही चला जाता उनका हिंदुस्तान, हमारा ख़त्म हो जाता, लोप हो जाता। लेकिन आप जानते हैं वो तराना कैसा, उसकी क्या उपाधि देता है, कहाँ कहाँ गली गली में किस तरह से गूंजता है। तो रचनाकार का कुछ नहीं चलता, रचनाकार चला जाता है, भूगोल राजनीति सब चली जाती है, रचना रह जाती है। बंदूक कोरोना मैं उनको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मनुष्य सबसे गौड़ बनाया जाए। अच्छा, मैं बहुत इसमें वो नहीं हूँ, पारंगत नहीं हूँ, सब चीज़ों को देखने में मेरा तकनीकी मामले में बहुत घबराता हूँ, इसलिए मैं इनके उत्तर अगर इनको नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो मित्रों, इधर जो कोरोना महामारी के दुष्परिणाम को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसने अपने समय में कुछ संकेत भी हमें दिए हैं, कुछ सूत्र दिए हैं संभलने के। उसने संकेत दिया, अगर प्रकृति से हम बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे, अगर बाज नहीं आएंगे, तो वो दिन अब दूर नहीं जब लगभग नष्ट होना उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने अपनी पृथ्वी को कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया है। समुद्र को, उसके तलछट को, उसके तलघर को कूड़े से पाट दिया है, और आकाश को, अपने अंतरिक्ष को निष्प्रयोज्य कृत्रिम उपग्रहों से पाट रखा है, जो खत्म हो, अपनी अवधि भी खत्म हो गई। कोई कहीं गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है। आपको याद होगा अभी 1.5 साल पहले की बात है, स्वीडन की 16 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग की एक मुद्रा आपको याद होगी, बड़ी वायरल हुई थी। वो टेढ़ी मुद्रा, आंखें उसने भ्रिकुटी तान करके देखा था। विश्व के जो धनाढ़ देश बैठे थे मंच पर जलवायु सम्मेलन को लेकर के, तो खासकर उसने अपनी टेढ़ी निगाह ट्रंप पे केंद्रित की थी। आप देखिएगा, फिर अगर अभी नहीं उसके बाद देख लीजिएगा किस तरह से अपना मुंह टेढ़ा करके, भ्रिकुटी तान करके वो ट्रंप को देख रही थी, और मतलब मंच की ओर देख रही थी। वो लड़की जो पर्यावरण को लेकर के इतनी सजग है और उसके लिए आंदोलन कर रही है, स्कूल छोड़ रखा है, उसने कहा वहां कि तुम लोगों ने हमारा भविष्य नष्ट कर दिया है। वो कहती है कि आज मुझे समंदर के उस पार अपने स्कूल के कक्षा में होना था, लेकिन आज मैं ये यहाँ पर हूँ। ये सब आपने किया है सबने। जाहिर है पूरी दुनिया का ध्यान उसने आकर्षित किया था, और कई दुनिया भर की लड़कियाँ उसको सपोर्ट करने गई थी वहाँ। हमारे भारत से भी 2 लड़कियों के नाम तो मुझे मालूम है, एक रिद्धिमा पांडे 11 साल की, और एक जो है लिसिप्रिया नाम की उत्तर पूर्व की थी, 8 साल की लड़की। तो जिस पृथ्वी को हम माता कहते हैं, माता भूमि पुत्रा हम पृथ्व्या, उस माता की ये दुर्दशा, उसको गैस का हमने चैम्बर बना दिया है। तो ये जो पाठ हमको ये कोरोना पढ़ा गया है, ये कोरोना समय पाठ पढ़ा ही गया है कि अगर आप चाहें तो दूर मैदानों से हिमालय को साफ देख सकते हैं। आप देखने बीच में आपने पढ़ा होगा अखबारों में, और कुछ कविताएं भी मैंने पढ़ी इस बीच, कि उसमें है कि दूर मैदानों से हिमालय साफ दिख रहा है, धवल बिल्कुल, जिस हिमालय को हम कविताओं में पढ़ा करते थे एक ज़माने में, जिसकी बात कालिदास करते हैं तमाम हमारे समय में। वो हिमालय तो कहाँ हो गया, आप कौसानी भी चले जाइए तब भी मालूम पड़ा कि सब धुंधला है। उसको आप देख सकते हैं, आप नंगी आंखों से नदी के तलछट को देख सकते हैं, तलहटी को देख सकते हैं, उसकी वनस्पतियों को देख सकते हैं, उसके जीवों को देख सकते हैं। आप
अपने फेफड़ों को संक्रमण से बचा सकते हैं। मुझे फिर एक संदर्भ में न्यूजीलैंड की याद आ रही, क्योंकि वो ऐसा देश है, वो कई मानों में कई देशों से अलग है। वहाँ की सरकार ने अपने यहाँ की एक नदी, जिसको वानगुनई नदी कहते हैं, वो आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरती है, और आदिवासी उसे वैसा ही मानते हैं जैसे हमारे यहाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा ये मानी जाती हैं, वही उनकी श्रद्धा है। और चूंकि वो बहुत गंदी होगी, जो नदियों का हाल हो गया है, तो उन्होंने आंदोलन किया था और आग्रह किया था सरकार से कि भाई इसको साफ किया जाए। तो उनके आग्रह पर न्यूजीलैंड की सरकार ने उसको जीवित आदमी का दर्जा दे दिया है। ये जीवित आदमी का दर्जा मेरी आगे कविता पढ़ूंगा उसमें भी आएगा। तो जीवित यानी कि मनुष्यों की तरह नदी को भी क्षति पहुंचाई नहीं जा सकती है, यानी उसको एक उसके व्यक्तित्व को कानूनी जामा पहना दिया गया। तो ये पर्यावरण की चिंता है। जाहिर है हमारा ये समय एक बहुत कठिन समय है। हम देख रहे हैं कि संविधान प्रदत्त जो जनतांत्रिक हमारे मूल्य हैं, जो संस्थाएं हैं, वो निरंतर कमजोर होती जा रही हैं। हमारी संवैधानिक आश्वस्तियां डगमगा रही हैं। जनतंत्र का चौथा खंभा अपनी भूमिका निभाने में सफल नहीं हो पा रहा है। अभी कल परसों का उदाहरण आप देखिए, अमेरिका में जो सीनेट में घुस गए थे लोग, अगर जनतंत्र के कुछ खंभे विचलित हो जाते, आप देखते हैं वहाँ की वहाँ के किस तरह से न्यायालय ने अपना काम किया है, संविधान के प्रति अपनी आस्था दिखाई है, व्यक्ति के प्रति नहीं। इसी तरह से वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने कोई बदलाव नहीं किया, और उसी तरह से वहाँ की प्रेस ने ट्रंप के कारनामों को उजागर किया, और अंत में वहाँ की जो संसद है, जो उपराष्ट्रपति है, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, राष्ट्रपति के प्रति अपनी आस्था नहीं दिखाई, क्योंकि देश महान है और संविधान सबसे बड़ा है। तो ये, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ न्याय को लेकर भी धीरे धीरे मतलब वो आश्वस्तियाँ नहीं रह गई हैं। एक तरफ ये सोशल मीडिया है, वो भी जो है वो भ्रम के संजाल के काम को अधिक फैला रहा है। जो मार्क जुकरबर्ग कहता था कभी कि हम फेसबुक को कंटेंट नहीं देते हैं, हम तो प्लेटफॉर्म देते हैं, और अभी उनके कारनामों को आपने देखा बीच में भी कि किस तरह से उन्होंने पक्षपात किया, लेकिन उसके मना करने के बावजूद अमेरिकी संसद ने, सीनेट ने उसको तलब किया अपने यहाँ, और उस आदमी ने क्षमा मांगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चौतरफा जो हमारे साधन हैं लोगों तक पहुंचने के, अपनी बात को रखने की, अदालतों तक पहुंचाने की, धीरे धीरे उन पर एक संकट सा छा रहा है। मित्रों, हमारे स्त्री समाज का एक अंग जो है वो बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। उसको कभी हम गणिका कहते हैं, कभी नगर वधू, कभी वेश्या, और अब सेक्स वर्कर हो गए हैं। ये संज्ञाएं अब ये संज्ञाएं नहीं रह गई हैं, अब ये विशेषणों में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जो कृत्य हैं उनके, उसमें केवल उन्हीं की भागीदारी थी, सारा अपयश उनके मत्थे मर दिया जाता है, और जो हमारी संभ्रांतता है वो जस की तस रहती है। ऐसा हर समाज में होता है और हर काल में होता आया है, और इस समाज की अपनी एक वैश्विकता भी है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ही ये सब कुछ होता हो, विश्व में सारी जगह ये चीज़ है। मुझे एक कविता में, ये इंडोनेशिया के कवि हैं डब्ल्यू.एस. रेंड्रा, उनकी एक कविता है, जकार्ता की वेश्याओं एक हो। अब अपनी इस कविता में वो संभ्रांतता के विरुद्ध वेश्याओं को खड़ा करते हैं, कहते हैं एक हो जाओ, बाहर निकलो, और उनसे कहते हैं कि तुम अपना काम कुछ दिनों के लिए बंद करो, तुम हड़ताल पर चले जाओ, और फिर देखना ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो राजनेता हैं, ये कुछ ही दिनों में अपने घरों में ही व्यभिचार करना शुरू कर देंगे। इस तल्खी के साथ वो कहता है।
बंधु, हम देख रहे हैं इधर जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद उस कानून में तब्दीली आई थी, लेकिन बावजूद इसके आज भी बलात्कार तो रुक नहीं रहे हैं। आपने देखा अभी हाथरस में जो हुआ, उसमें युवा बच्चे, छोटे बच्चे वो भी हैं, 16 वर्ष भी कर दिया, तब भी उसके बावजूद ऐसा नहीं है। आपने कितने ही प्रावधान रख दिए हो, आपने कितना उसको कठिन बना दिए हैं उसकी धाराओं को, लेकिन हाथरस से अभी बुलंदशहर अभी 3-4 दिन पहले फिर हुआ है कांड, उत्तर में हो रहा है, दक्षिण में हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ तक कि प्राथमिक तक दर्ज नहीं की जाती है। तो यही हमारा समय है, ये हमारा समय है। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी कहीं कहीं पर कुछ आशा की किरण दिख जाती है, खासकर स्त्री समाज में। जिस तरह से पिछले साल हमने देखा कि महिलाएं अपनी पर्दे से बाहर निकलकर ठंडी रातों में एक भेदभावपूर्ण जो कानून बना था, नागरिकता कानून, उसके विरोध में वो एकत्र हो गई उसी कड़कड़ाती ठंड में। वो अपने आप में एक मिसाल है। इधर मैं आपको बताऊं कि एक स्त्री संत समाज में भी एक विद्रोह शुरू हो गया है। जो हमारा संत समाज है वहाँ भी वर्चस्व है, तो स्त्रियों ने वहाँ भी अपनी बात उठानी शुरू कर दी है। वो कहती हैं कि हमारा अखाड़ा अलग होना चाहिए, हम पुरुष अखाड़े से अलग रहना चाहते हैं। उनसे कहा क्यों? उन्होंने कहा नहीं, हमारी अपनी निजता है, हमारे कुछ अपने मसाइल से हैं, हम अलग अपना बनाएंगे अखाड़ा। लगभग 10 साल से वो ये लड़ाई को लड़ रही हैं, हालांकि अभी तक उनको अनुमति नहीं मिली है, और अब तो उसमें बहुत बातें होने लग गई, तमाम FIR वगैरह भी दर्ज होने लग गए। बहरहाल ये इस तरह से स्त्रियों में एक जागरण उनमें ज़्यादा है बजाय पुरुषों के। तो मित्रों, यही हमारा समय है। कुछ आशा की किरणें भी दिखती हैं, और मैं अंत में, अपनी बातचीत के अंत में यही कहना चाहूँगा कि एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। अभी हमने देखा कि दिसंबर में ही अपने अग्रणी कवि मंगलेश जी को खोया। उर्दू के विख्यात आलोचक और कथाकार शमसुल रहमान फारूकी जी हमारे नरेश जी के सुपुत्र, नरेश सक्सेना जी के सुपुत्र नहीं रहे, और अभी राहत इंदौरी हो गए, और हमारे विष्णु जी नहीं रहे बीच में। तो काफ़ी कई लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है। मैं उन सब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और आप सब के लिए पुनः नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, इसकी कामना करता हूँ। और अब समाप्त कर आगे कविता पाठ के लिए पढ़ता हूँ। धन्यवाद। मित्रों, मैं अपनी कविताओं के पाठ में, मेरे 3 संग्रह प्रकाशित हुए हैं पहले, तो एक 2 कविताएं, उनसे 2 कविताएं, 5-6 कविताएं पहले की, और फिर बाद की कविताएं। बाद से मेरा मतलब है कि मेरा पिछला जो अंतिम संग्रह आया था वो 2013 में आया था, तो उसके पहले की कविताएं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद की। हो सकता है कुछ कविताएं इधर की आपने सुनी हो। बहरहाल अब मैं शुरू कर रहा हूँ। किसान आंदोलन अपनी चरम पर है, और कुछ आज की जो खबर है उसमें कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है। लगता है अवश्य किसान भाई सफल होंगे। और तो मेरी जो कविता है, एक किसान और आत्महत्या, उसे पढ़ रहा हूँ पहले, उसी से शुरू कर रहा हूँ।
किसान और आत्महत्या। उन्हें धर्मगुरुओं ने बताया था प्रवचनों में, आत्महत्या करने वाला सीधे नरक जाता है। फिर भी उन्होंने आत्महत्या की। क्या नरक से भी बदतर हो गई थी उनकी खेती? वे क्यों करते आत्महत्या? वे क्यों करते आत्महत्या? जीवन उनके लिए उसी तरह काम्य था जिस तरह मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष। लोकाचार उनमें सदा नीरा नदियों की तरह प्रवाहमान थे। उन्हीं के हलों के फाल से संस्कृति की लकीरें खिंची चली आई थीं। उनका आत्म तो कपास की तरह उज्जर था। वे क्यों करते आत्महत्या? वे क्यों करते आत्महत्या? वे तो आत्मा को ही शरीर पर वसन की तरह बरतते थे। वे क्यों करते आत्महत्या? वे तो आत्मा को ही शरीर पर वसन की तरह बरतते थे। वे जड़ें थे, फुनगियां नहीं। अन्नदाता थे, बिचौलिए नहीं। उनके नंगे पैरों के तलवों को धरती अपनी संरक्षित ऊर्जा से थपथपाती थी। उनके खेतों के नाक नक्श उनके बच्चों की तरह थे। वे क्यों करते आत्महत्या? जो पितरों के ऋण तारने के लिए भाषा भूगोल के प्रायद्वीप नाप डालते हैं, अपने ही ऋणों के दलदल में धंस गए। जो आरुणी की तरह शरीर को ही मेड़ बना लेते थे, मिट्टी में जीवन द्रव्य बचाने स्वयं खेत हो गए। कितना आसान है हत्या को आत्महत्या कहना और दुर्नीति को नीति। बैठक का कमरा। अच्छा, कुछ वो भी आ रही है, फरमाइश भी आ रही है। मैं देखता हूं कितना कोशिश करता हूं। बैठक का कमरा। चली आ रही है गर्म गर्म चाय भीतर से। लजीज खाना चला आ रहा है भाप उठाता। धुल के चली आ रही हैं चादरें, पर्दे। पेंटिंग पूरी होकर चली आ रही है। संवर के आ रही है लड़की। जा रहे हैं भीतर जूठे प्याले और बर्तन। गंदी चादरें जा रही हैं, पर्दे जा रहे हैं। मुंह लटकाए लड़की जा रही है। और पढ़ लिया गया अखबार भी। खिला हुआ है कमल सा बैठक का कमरा। अपने भीतर के कमरों की कीमत पर ही खिलता है कोई बैठक का कमरा। अपने भीतर के कमरों की कीमत पर ही खिलता है कोई बैठक का कमरा। साफ सुथरा संभ्रांत। जिसे रोना है भीतर जाके रोए। जिसे रोना है भीतर जाके रोए। जिसे हंसने की तमीज नहीं है वो भी जाए भीतर। जिसे हंसने की तमीज नहीं वो भी जाए भीतर। जो आए बाहर आंसू पोंछ के आए, हंसी दबा के अदब से। जिसे छींकना है वहीं जाए भीतर। खांसी वहीं, जुकाम वहीं, हंसी ठट्टा मारपीट सब वहीं। वहीं जलेगा भात। वहीं जलेगा भात। बूढ़ी चारपाई के पायों को पकड़कर वहीं रोएगा पूरा घर। वहीं से आएगी गगनभेदी किलकारी और सठोरों की खुशबू। अभी अभी ये आया गेहूं का बोरा भी सीधे जाएगा भीतर। अभी अभी आया ये गेहूं का बोरा भी सीधे जाएगा भीतर। और स्कूल से लौटा ये लड़का भी भीतर ही जाकर आसमान सिर पर उठाएगा। निष्प्राण मुस्कुराहट लिए अपनी जगह बैठा रहेगा बैठक का कमरा। जो भी जाएगा घर से बाहर, कभी कहीं भीतर का कमरा साथ साथ जाएगा।
अयोध्या। जहां सूर्य वहां दिवस, जहां राम वहां अयोध्या। जहां सूर्य वहां दिवस, जहां राम वहां अयोध्या। कितनी बड़ी अयोध्या सौंप गए थे तुलसी हमें, कितनी छोटी रह गई है अयोध्या, मत पेटिका से भी छोटी। पानी। शमशान घाट की एक दृष्टि से शुरू किया है। पानी। देह अपना समय लेती ही है, निपटाने वाले चाहे जितनी जल्दी में हो। देह अपना समय लेती ही है, निपटाने वाले चाहे जितनी जल्दी में हो। भीतर का पानी लड़ रहा है बाहरी आग से। घी, जौ, चंदन आदि साथ दे रहे हैं आग का, पानी देह का साथ दे रहा है। ये वही पानी था जो अंजुरी में रखते ही खुद ब खुद छिड़ जाता था बूंद बूंद। यह देह की दीर्घ संगत का आंतरिक सखा भाव था जो देर तक लड़ रहा था देह के पक्ष में। यह देह की दीर्घ संगत का आंतरिक सखा भाव था जो देर तक लड़ रहा था देह के पक्ष में। बाहर नदियां हैं, भीतर लहू है, लेकिन केवल ढलान की तरफ भागता हुआ नहीं। बाहर समुद्र है नमकीन, भीतर आंखें हैं, जहां से गिरती नहीं है नदियां, जहां से निकलती हैं। जहां गिरती नहीं है नदियां, जहां से निकलती हैं। अलग अलग रूपाकारों में दौड़ रहा है पानी। बाहर लाल लाल सेब झूम रहे हैं बगीचों में, गुलाब खिले हुए हैं, कोपलों की खेपें फूटी हुई हैं, वसंत दिख रहा है पूरम पूर। जो नहीं दिख रहा है इन सब के पीछे का, वही जड़ से शिराओं तक फैला हुआ है भीतर ही भीतर। उसी में बह रहे हैं रंग, रूप, स्वाद, आकार। जो नहीं दिख रहा है इन सब के सबसे पीछे, इन सब के पीछे का जड़ से शिराओं तक फैला हुआ है भीतर ही भीतर। उसी में बह रहे हैं रंग, रूप, स्वाद, आकार। उसके न होने का मतलब ही पतझड़ है। उसके न होने का मतलब ही पतझड़ है, रेगिस्तान है। उसी को सबसे किफायती ढंग से बरतने का नाम हो सकता है वजू। मिट्ठू हमारे घर में। बाहर गए हुए हैं पड़ोसी, हफ्ते भर से मेरे घर में है पड़ोसी का मिट्ठू। चहक उठा है घर। जो दिन भर चुप रहा करता था वो गाना गा रहा है उसके लिए। जो बात करने के नाम पर काटने दौड़ता था वो सीटी सिखा रहा है। घर से निकलते वक्त सब कहने लगे हैं, अच्छा मिट्ठू जा रहा हूं। टूटा है पिता का लंबा अबोल, उन्होंने आज बेटा कहा है मिट्ठू से। किसके पास कितनी मिठास अभी भी बची है, सब खोल के रख दिया है मिट्ठू ने। कछार कथा की वो आ रही है, मैं पढ़ रहा हूं उसको। ये बात
कछार कथा। कछारों ने कहा, कछार कथा। कछारों ने कहा, हमें भी बस्तियां बना लो, जैसे खेतों को बनाया, जैसे जंगलों को बनाया। लोग थे जो कब से आंखों में दो एक कमरे लिए घूम रहे थे। कितने कितने घर बदल चुके थे फौरी नोटिसों पर। कितनी कितनी बार लौट आए थे जमीनों के टुकड़े देख देख कर। पर ये दलाल ही थे जिन्होंने सबसे पहले कछारू की आवाज सुनी और लोगों की हसरतों की भी थाह ली उनकी आंखों में डूबकर। उन्होंने कछारू से कहा, ये लो जमीन। उन्होंने कछारू से कहा, ये लो आदमी। उन्होंने कछारू से कहा, ये लो आदमी, और आदमियों से कहा, ये लो जमीन। डरे थे लोग पहले पहल, पर उन्हें निर्भय करने कई लोग आगे आ गए। बिजली वालों ने एकांत में ले जाकर कहा, ये लो बिजली का कनेक्शन। जलकल ने पानी की लाइनें दौड़ा दी। नगर पालिका ने मकान नंबर देते हुए पहले ही कह दिया, जाओ मौज करो। कछार एक बस्ती है अब। कछार बस्ती है अब। ढेर सारे घर बने कछार में, तो सिविल लाइंस में भी कुछ घर बन गए, लंबे चौड़े भव्य। ये कछार बस्ती अब गुलो गुलजार है। ये कछार बस्ती अब गुलो गुलजार है। बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, दुकानदारों ने दुकानें खोल ली हैं, डाक विभाग डाक बांट रहा है, राशन कार्डों पर राशन मिल रहा है, मतदाता सूचियों में नाम बढ़ रहे हैं। कछार अब एक सर्वमान्य बस्ती है। कछार एक सर्वमान्य बस्ती है। पर सावन भादो के पानी ने यह सब नहीं माना। उसने न बिजली वालों से पूछा, न जलकल से, न नगर पालिका से, न दलालों से। हरहराता हुआ चला आया घरों के भीतर। यह भी नहीं पूछा लोगों से, तुमने तिनके तिनके जोड़ा था या मिल गया था कहीं एक साथ पड़ा हुआ? तुम सपने दिन में देखा करते थे या रात में? लोगों ने चीख चीख कर कहा, बार बार कहा, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस आया है। पानी ने कहा, मैं अपनी जगह में घुस रहा हूं। अखबारों ने कहा, जल ने हथिया लिया है थल। अनीद ने नींद हथिया ली है। लोग टीलों की ओर भाग रहे हैं। अब टीलों पर बैठे हुए लोग देख रहे हैं जल प्रलय। औरतें जिन खिड़कियों को अवांछित नजरों से बचाने फटाक से बंद कर देती थी, लोफर पानी उन्हें धक्का देकर भीतर घुस गया है। उनके एकांत में भरपूर खुलते शावरों के भी ऊपर चला गया है। जाने उन बिंदियों का क्या हुआ होगा जो दरवाजों, दीवारों, शीशों पर चिपकी हुई थी जहां तहां। पानी छत की ओर सीढ़ियों से नहीं बढ़ा बच्चों की तरफ फलांगते हुए, नहीं उनकी उछलती गेंदों की तरह टप्पा खाकर। वो अजगर की तरह बढ़ा। वो अजगर की तरह बढ़ा, रेंगते रेंगते मकान को चारों ओर से बाहुपाश में कसते, उसकी रीढ़ चरमराते हुए। वो नाक, कान, मुंह, रंध्र रंध्र से घुसा, इड़ा पिंगला सुषुम्ना को सुन्न करते हुए। फिलहाल तो यह टीला ही एक बस्ती है। फिलहाल तो यह टीला ही एक बस्ती है। यह चिंताओं का टीला है। एक खाली हो चुकी पासबुकों का विशाल जमावड़ा है। उड़ता के लिए छटपटाती आत्माओं का जमघट है। यहां से लोग घटते जलस्तर की कामना लिए बढ़ता हुआ जलस्तर देख रहे हैं। ये बार बार अपनी जमीन के एग्रीमेंट पेपर टटोल रहे हैं। ये बार बार अपनी जमीन के एग्रीमेंट पेपर टटोल रहे हैं, जिन्हें भागते भागते
अपने प्राणों के साथ बचा कर ले आए थे। अगली कविता मैंने ये इलाहाबाद पर लिखी है। यमुना इलाहाबाद में संगम होती हुई। मैंने इसमें यमुना उतनी ही ली है जो इलाहाबाद भर में है, यानी इसके बाद यमुना का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, फिर वो गंगा नाम से कहीं आगे, लेकिन उसका पानी तो रहता ही है, लेकिन उसका अपना नाम गवा देती है वो। और सिर्फ इलाहाबाद भर का उतने ही दृश्य में मैंने लिया है। यमुना इलाहाबाद में संगम होती हुई। मैंने दो उपशीर्षकों में बांटा है इसे। पहले यमुना इलाहाबाद में, दूसरा संगम होती हुई। यमुना इलाहाबाद में। कभी कभी मुझे यह साफ आसमान से काटी गई एक हल्की नीली पट्टी लगती है। कभी कभी मुझे यह साफ आसमान से काटी गई एक हल्की नीली पट्टी लगती है। कभी कभी दुआबी जमीन लिए साड़ी का किनारा, और कभी कभी जमुना पार गांव की जमुना देवी, यहाँ यमुना के उस पार के इलाकों को जमुना पार कहते हैं, और कभी कभी जमुना पार गांव की जमुना देवी जिसने औरत होने के क्रम में अपना पूर्व उपनाम गवा दिया है। कभी कभी मुझे लगता है यह सागर की बेटी है। कभी कभी मुझे लगता है यह सागर की बेटी है। यह प्रशांतता और गहराई इसने और कहां से पाई होगी। यह बात अलग है, इसकी गहराई को लोग आत्महत्या के लिए अधिक चुनते हैं, और शायद आत्महंताओं के अंतिम पलों की छटपटाहट का सबसे बड़ा जखीरा इसी के सीने में होगा। कभी कभी इच्छा होती है कह दूं समुद्र से जाकर कि वो अपनी समुद्रता वापस ले ले। कभी कभी इच्छा होती है कह दूं समुद्र से जाकर कि वो अपनी समुद्रता वापस ले ले, पर तब उस उथलेपन में डूब जाता हूं जिसके रेतीले ढेर में माफिया बंदूकें रोप दी गई हैं। कभी कभी जब किनारे बैठकर इसके जल को हथेलियों से उलीचता हूं तो लगता है ये जो नसों का जाल बिछा हुआ है मेरे शरीर में, ये नसें नहीं, यमुना से निकाली गई नहरें हैं। इसे देखने महसूस करने की सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, अपने अपने कोण। इसे अकबर के किले के झरोखे से रानी की आंख बनकर देखा जा सकता है। इसे अकबर के किले के झरोखे से रानी की आंख बनकर देखा जा सकता है। इसे अक्षय वट की जड़ें बनकर छुआ जा सकता है। इसमें गोता लगाकर किसी मिथकीय गेंद को हेरा जा सकता है देर तक। कभी कभी ये जानना मुश्किल होता है कि किधर से किधर बह रही है। कभी कभी ये जानना मुश्किल होता है कि किधर से किधर बह रही है। ऐसे में निर्जीव पदार्थ बताते हैं इसकी बहाव दिशा। अगला उपशीर्षक संगम होती हुई। एक नाव जो चली है अभी अभी किले के पास से संगम के लिए, उसमें बैठी सवारियों के हाथों में फूली मकई के पैकेट हैं। कुनमुनी धूप में नीली छतरी के नीचे उछल रहे हैं फूले हुए सफेद दाने। उर्दूमुखी चोचों की खेपें उभर आई हैं हवा में। असमिया भाषा में उछाला गया एक दाना जा गिरा है स्थानीय जलपाकी की चोंच में, और तमिल में उछाला गया दाना एक साइबेरियन चोंच में जा समाया है। नाव धीरे धीरे पहुंच रही है संगम पर। अगर जाननी हो परकाया प्रवेश पूर्व की मनस्थिति,
तो इसे भी मल्लाहों के हवाले से समझा जा सकता है। अगर जाननी हो परकाया प्रवेश पूर्व की मनस्थिति तो इसे अभी मल्लाहों के हवाले से समझा जा सकता है। एक मल्लाह ही पा सकता है नदी के अंतर्मन की थाह। मल्लाहों के चूल्हे की आग का रास्ता नदी के पानी से होकर गुजरता है। मल्लाहों के चूल्हे की आग का रास्ता नदी के पानी से होकर गुजरता है। संगम आईगवा साहेब, संगम आईगवा साहेब ऊंची आवाज में बोलता है, नदी की पाठशाला में पढ़ा बढ़ा मल्लाह। आवाज का भी अपना एक धर्म है। आवाज का भी अपना एक धर्म है। वह उसी तक नहीं पहुंचती जिसके लिए उठाई गई है। सो मल्लाही भाषा की आवाज पहुंच गई है गोदान पिंडदान भाषा तक। पर भाषाएं पानी नहीं कि आलिंगनबद्ध हो जाएं मिलते ही। मिले भी तो कैसे? मिले भी तो कैसे? एक भाषा का उधर बाहर निकला है, दूसरी भाषा का भीतर धंसा हुआ। एक भाषा नदी पार करा रही है, दूसरी भाषा योनिया। पानी एक हो गया है, भाषाएं ठिठक गई हैं। पानी एक हो गया है, भाषाएं ठिठक गई हैं। यमुना बृहद धारा होकर आगे बढ़ गई है और मल्लाह धारा के विपरीत तैरते हुए वापस आ रहे हैं यमुना किनारे। मल्लाह ही हैं वे साक्ष्य जो कह सकते हैं कि हमने यमुना को उसके अंतिम चरण में देखा है। मल्लाह ही हैं वे साक्ष्य जो कह सकते हैं हमने यमुना को उसके अंतिम चरण में देखा है। वही कह सकते हैं हमने यमुना को संगम होते हुए देखा है। और वही कह सकते हैं कि सभ्यताएं संगमों का इतिहास है, अकेले अकेले का खेल नहीं। अगली कविता है, मैं 21वीं सदी का एक दृश्य हूं। पत्नी के शव को अकेले कंधे पर ले जाते हुए दाना माझी को टीवी पर देखते हुए। आपने वो दृश्य देखा होगा। ये कविता कुछ वर्ष पूर्व उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र के आदिवासी दाना माझी द्वारा अपनी पत्नी के शव को कंधे पर अस्पताल से घर ले जाते हुए उस दृश्य को देखकर लिखी गई है, जो पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। और उस वक्त दाना माझी के साथ उसकी 11 वर्ष की बेटी चौला भी थी। उसका भी इसमें संदर्भ आएगा। मैं 21वीं सदी का एक दृश्य हूं। पत्नी के शव को अकेले कंधे पर ले जाते हुए दाना माझी को टीवी पर देखते हुए मैं बहुत देर तक अपने कंधे के विकल्प ढूंढता रहा, पर सारे विकल्पों के मुहाने पैसे पर ही जाकर गिरते थे। मेरे पास पैसों की जमीन थी, न रसूख की कोई डाल। हाथ पांव थे, मगर उनमें गुंडई नहीं बहती थी। हाँ, अनुभव था लट्ठू को काट काट कर कंधे पर ले जाने का पुराना। मेरी बेटी के पास ये सब देखने का अनुभव था। मुझे जल्दी घर पहुंचना था। मुझे जल्दी घर पहुंचना था। अपने घर से बाहर छूट गए एक बीबी के प्राण घर के जालों कोनों में अटके हुए मिल सकते थे। मेरा रोम रोम कह रहा था, यहां से चलो। मैं जैसे मणिकर्णिका पर खड़ा था, किंग कर्तव्य विमूढ़, और जैसे मुझसे कोई कह रहा था, तुम्हारे पास देने के लिए अभी देह के कपड़े बचे हुए हैं। मेरी आंखों ने कहा, तुमने मोर्चे पर लड़ रहे सिपाही को
अपने हथ साथी को शिविर की ओर ले जाते देखा है ना? मेरे आंखों ने कहा, तुमने मोर्चे पर लड़ रहे सिपाही को अपने हथ साथी को शिविर की ओर ले जाते देखा है ना? मेरे हाथ, पैर, कंधे समवेत स्वरों में बोल उठे, ये हमारा साक्ष्य भार होगा, बोझ नहीं। मैंने पल भर के लिए अपनी बेटी की आंखों में शरण ली। मैंने पल भर के लिए अपनी बेटी की आंखों में शरण ली। उपग्रह सी नाचती वो लड़की अभी भी अपनी पृथ्वी को निहार रही थी। मैं बादलों सा फट सकता था, पर बिजली बेटी के ऊपर ही गिरनी थी। उसने भी अपने भीतर एक बांध को टूटने से रोक रखा था। उसके टूटने ने मुझे जाने कहां बहा ले जाना था। हम दोनों एक निःशब्द यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा लंबी थी। मेरी बच्ची के पांव छोटे। तितलियों के पांव चलने के लिए होते भी कहां हैं? वे तो फूलों पर बैठते वक्त निकलते हैं बाहर। मेरी तितली मेरे कंधों के छालों की ओर देख रही थी बार बार। पर यह सब तो वे घाव थे जिन्हें उजाले में देखा जा सकता है और अंधेरे में टटोला। हम दोनों चुप थे। मौन बोल रहा था। मौन का कोई किनारा तो होता नहीं। सो कंधे पर सवार मौन भी बोलने लगा। महाराज, आज इतनी ऊंचाई पर क्यों सजाई गई है मेरी सेज? शबरी के लाडले क्या इसी तरह जताते हैं अपना प्यार? आज ये कहां आ गई इन बाजुओं में इतनी ताकत? तुम्हारा गया हुआ अंगूठा वापस आ गया क्या? सभी काल अभी मौन की जेब में थे। रास्ता बहुत लंबा था। मेरे हाथ, पैर, कंधे सब थक गए थे। याद आ गए वे हाथ जो दान पात्रों के चढ़ावों को गिनते समेटते थकते नहीं। मेरे जंगल के साथी पेड़ पौधों ने मेरी थकान को समझ लिया था। उन सब ने मेरे आगे अपनी अपनी छायाएं बिछा दी। मैं गमजदा था, मगर आदमी था अस्पताल से चलते वक्त। पर रास्ते में यह कौन कैसे आ गया कि मैं दुनिया भर में एक दृश्य में बदल दिया गया। हां, मैं अब एक दृश्य था। मैं सभ्यता के मध्याह्न में सूर्य ग्रहण का एक दृश्य था। इस दृश्य को देखते ही आंखों की ज्योति चली जानी थी। अनगिनत आंखों का पानी मर जाने पर एक ऐसा दृश्य उपजता है। यह आंखों के लिए एक अपच दृश्य था, पर इसे अपच भोजन की तरह उल्टा भी नहीं जा सकता था बाहर। यह हमारी 21वीं सदी का दृश्य था। स्वजन विसर्जन का आदिम कटपेस्ट नहीं, जब धरती पर न कोई डॉक्टर था, न अस्पताल, न कोई सरकार। यह मंगल पर जीवन खोजने के समय में पृथ्वी पर जीवन नकारने का दृश्य था। ग्रहों के लिए छूटते हुए रॉकेटों को देखकर हमने तो यही समझा था कि अपने दिन बहुरने की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं। पर किसी भी दिन ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा कंधा हूं। पता नहीं मैं पत्नी का शव लेकर घर की ओर जा रहा था या इंसानियत का शव लेकर गुफा की ओर। मैंने सुना है नदियों को बचाने के लिए उन्हें जीवित आदमी का दर्जा दे दिया गया है। मैंने अभी जिक्र किया था, न्यूजीलैंड में एक नदी को, वानगुनई नदी को जीवित आदमी का दर्जा दे दिया गया है। मैंने सुना है नदियों को बचाने के लिए उन्हें जीवित आदमी का दर्जा दे दिया गया है। जिन्होंने ये काम किया है उन्हें बता दिया जाए कि दाना माझी भी एक जीवित आदमी का नाम है।
एक जीवित आदमी का नाम है। प्रगति। धन्यवाद बंधुओं। प्रगति। पशु पक्षी कीट पतंगे सब वहीं के वहीं रह गए, आदमी कहां से कहां पहुंच गया। पशु पक्षी कीट पतंगे सब वहीं के वहीं रह गए, आदमी कहां से कहां पहुंच गया। अब प्यार को ही लें। अपने आदिम आग्रहों से जरा भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं ये मोर। प्यार को ही लें। अपने आदिम आग्रहों से जरा भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं ये मोर। आज भी पंखों के इंद्रधनुष छितरा कर थिरक थिरक मोहते हैं साथी को। जैसे उन्हें ओट लेकर निहारने वाले वही दुष्यंत शकुंतला है। प्यार के लिए कैसे कैसे ठौर ढूंढ लिए हैं आदमी ने आज। प्यार के लिए कैसे कैसे ठौर ढूंढ लिए हैं आदमी ने आज। नाज उठाने के कैसे कैसे तरीके, और ना के कैसे कैसे हस्र इजाद कर डाले हैं। और ना के कैसे कैसे हस्र इजाद कर डाले हैं। आदिम के आदिम रह गए हैं मोर। कहीं कोई मोरनी पंख नुची या गर्दन मरोड़ी हुई नहीं मिलती। ऊंट और रेगिस्तान। ऊंट और रेगिस्तान। कभी कभी एक कोलाज सा लगता है ऊंट का शरीर। कभी कभी एक कोलाज सा लगता है ऊंट का शरीर। कुछ कुछ काठ, कुछ कुछ रबर, कुछ कुछ कांच, और पीठ पर जैसे अरावली का टुकड़ा टीप दिया गया हो। भीतर आड़े वक्त के लिए संग्रहित पानी को तो हम देख नहीं सकते। भीतर आड़े वक्त के लिए संग्रहित पानी को तो देखा नहीं जा सकता। हिलते हुए वह भी झील का एक टुकड़ा हो सकता है। वह जो नाक फोड़कर भीतर से गुजरती खिंचती रस्सी का तनाव है, उसे उस पर लदे बोझ में जोड़ लिया जाना चाहिए। वह जो नाक फोड़कर भीतर से गुजरती खिंचती हुई रस्सी का तनाव है, उसे उस पर लदे हुए बोझ में जोड़ लिया जाना चाहिए, और उसकी इकरी काठी को यह कहने दिया जाए कि मांसलता जीने की अपरिहार्यता नहीं है। कि मांसलता जीने की अपरिहार्यता नहीं। रेत सूख गई सलिलाओं की खुजवाई पीठें हैं। रेत सूख गई सलिलाओं की खुजवाई पीठें हैं। एक ऐसा विस्फार जिसके बंजरपन को नागफनियां पूरती हैं। रेतीली हवाएं हैं, रेत की घाटियां और रेत के पहाड़। रेत के बनते बिगड़ते क्षितिज हैं। रेत धर्म है ये। रेत धर्म है यह। अवरोधों के अपने धर्म हैं, गति के अपने। अवरोधों के अपने धर्म हैं, गति के अपने। एक चल पड़े ऊंट के लिए क्षितिज गर्दन के नीचे से गुजरती हुई एक छाया रेखा है। सारी रेत, सारे ऊंट लगभग एक से, प्यास एक सी, बोझ एक से, और नकेलें भी। सारी रेत, सारे ऊंट लगभग एक से, प्यास एक सी, बोझ एक से, और नकेलें भी। कभी कभी यहां रेत में धंसते पांव सुदूर अरब में उठते से दिखते हैं।
कभी कभी यहाँ रेत में धंसते पांव सुदूर अरब में उठते से दिखते हैं, और हिजाबों में उलझी हुई रेत यहाँ लंबे घूंघटों से झड़ती हुई लगती है, और हिजाबों में उलझी रेत लंबे घूंघटों से झड़ती लगती है। कविता और खेती, एक खेती को लेकर एक कविता और है। कविता और खेती। किसी सीमांत जोत का नाम भी हो सकता है कविता। किसी सीमांत जोत का नाम भी हो सकता है कविता। कभी कभी एक भूदान उदारता हाथों में बंजरपन थमा जाती है। ऐसे में बंजरपन को हल्की मूठ थाम कर उधेड़ कर खाद पानी से तुरपाई करना कविता ही है। शब्दों के लिए उनके कोठार तक जाना, शब्दों के लिए उनके कोठार तक जाना, धानी के अर्थ को रंग में नहीं आस्वाद में भी देखना किसानी है। किसानी हो या कविताई, सलीका तो मांगती ही है। किसानी हो या कविताई, सलीका मांगती है। सलीका कहता है, बुआई ऐसी हो कि चिड़िया चुगकर न ले जाए बोया हुआ श्रम, और जमते हुए को एक मृषण अस्तरपन मिले, और जमते हुए को एक मृषण अस्तरपन मिले। सूख रही खेती के दिनों में उठे हुए हाथ जो बुदबुदाएं कविता है, और झुके हुए हाथ जो लिखें वो किसानी है। बीज बोए जाएं या फिर शब्द, कुछ ऐसा हो गेहूं कपास वगैरह शब्द भर होकर न रह जाएं, और भूख नग्नता आदि बस शब्द होकर रह जाएं। वसंत के लिए अगली कविता है। ये कविता एक चित्र को देखकर लिखी गई है। हमारे एक चित्रकार हैं अशोक सिद्धार्थ, उनके एक चित्र को देखकर लिखी गई है। उस चित्र में एक सूखा पेड़ है, लेकिन उसके प्रतिबिंब में उन्होंने शाखाओं में कुछ पीले पत्ते लगा दिए हैं, प्रतिबिंब में पत्ते लगा दिए हैं वसंत के लिए। निपट सूख गया यह पेड़, अपने प्रतिबिंब में पत्ते पा गया है। निपट सूख गया यह पेड़, अपने प्रतिबिंब में पत्ते पा गया है। प्रकृति का हो या किसी और का, एकाधिकार टूटने की आवाज रंग जैसी भी हो सकती है। ठूठ हो जाने के ठीक पहले के होंगे ये पत्ते, ठूठ हो जाने के ठीक पहले के होंगे ये पत्ते। इनका पीलापन जैसे कह रहा है, हम हरे होते तो समय कुछ और पीछे हो गया होता। रिवाइंड करो समय को चित्रकार, हम हरा होना चाहते हैं। रिवाइंड करो समय को चित्रकार, हम हरा होना चाहते हैं। वहां सखा वनस्पतियां मिलेंगी हमें, पेड़ की जगह पूरा जंगल मिलेगा। यकीनन पेड़ काटने वाले हथियार विचार भी मिलेंगे। कुछ जीवाश्म और रक्त का जमकर कोयला हो जाना भी मिल सकता है। पीछे जाने के इस दौर में पीछे जाने के लिए कोई नहीं कहता यह आम रास्ता नहीं है। तुम वसंत के लिए समय को रिवाइंड करो चित्रकार, तुम वसंत के लिए समय को रिवाइंड करो चित्रकार। इस सूख गए पेड़ के पास कई वसंतों का अनुभव है, कई वसंतों का अनुभव है। अगली कविता, एक रात पुरखों के साथ। आपको याद होगा अभी पिछले साल जब महाकुंभ था तो कुछ दलितों के पांव पखारे गए थे, तो उसी को लेके है। एक रात पुरखों के साथ, मेरे पांव पवित्रतम जल से पखारे गए थे उस दिन।
मेरे पांव पवित्रतम जल से पखारे गए थे उस दिन। मैं क्या उतना खुश होता जितना मेरे पुरखे हुए थे। असंख्य थे पुरखे, असंख्य थे पुरखे, रात भर सपने में आते रहे, उलट पुलट कर देखते रहे मेरे पांव। असंख्य थे पुरखे, रात भर सपने में आते रहे, उलट पुलट कर देखते रहे मेरे पांव। पर मेरे सपने का परिसर इतना बड़ा नहीं था, मेरे सपने का परिसर इतना बड़ा नहीं था कि सब के सब समा सकते एक साथ। जो आया वो सपने के बाहर जाना ही नहीं चाहता था। मेरे पैर दुखने लगे थे, मेरे पैर दुखने लगे थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, पुरखो अब बस, कल परसों में आना, फिर आना, ये पैर तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे। मैंने कहा, पुरखो ये हकीकत है, सपना नहीं। मैंने कहा, पुरखो ये हकीकत है, सपना नहीं। पर कोई गया ही नहीं सपनों से बाहर। मेरे पुरखो ऐसा अविश्वास क्यों? मेरे अंदाज से अब मुझे आशीष जी जरा बता दीजिएगा, नहीं तो मैं अंतिम कविता पढ़ता हूँ, फिर एक कविता पढ़ के समाप्त करता हूँ। तो मेरे अंदाज से टाइम 1.5 घंटा हो रहा होगा। बस अंतिम कविता सुना रहा हूँ। वेश्यालय में छापा। ये मंटो को याद करते हुए लिखी है। इसमें मंटो की कहानी है खोल दो, उसका एक संदर्भ हल्का सा आता है। वेश्यालय में छापा। मेरी देह न ले जाओ साहेब, मेरी आत्मा ले जाओ। मेरी आत्मा के पास कोई रोजगार नहीं है। मेरी रोजी रोटी में रोड़ा अटकाती है ये आत्मा, और तुम्हें आत्मा की सख्त दरकार है। मेरी आत्मा ले जाओ, देह छोड़ दो। यही मेरी खिड़की है, यही मेरी देहरी। यही मेरी खिड़की है, यही मेरी देहरी। इस देह ने पोषा है मुझे, मैं नहीं दे सकती इसे। मैं तो मरने पर भी देहदान की नहीं, आत्मदान की सोचती हूं। आत्मा निरोग होती है साहब, उसे खुजली नहीं लगती। वह निर्मल है, उसे किसी भी साबुन की जरूरत नहीं। कपड़े नहीं सीने पड़ते उसके लिए, बटन कहीं से नहीं खोलने पड़ते। आत्मा के दिन फिर से बहुरने वाले हैं साहब। यह देह से ज्यादा कमाई देगी। देह छोड़ दो, आत्मा ले जाओ। देखना, मैं अपनी इस आत्मा से आंखें नहीं मिला पाती हूँ। एक सेकंड, ये उनका है क्या? आशीष, हेलो हेलो। बस 4-5 लाइन और रह गई हैं। मैं अपनी इस आत्मा से आंखें नहीं मिला पाती हूँ। देह से मैं 24 घंटे बतियाती रहती हूँ। कभी शीशे के आगे जाती हूँ, कभी पीछे। कहती रहती हूँ देह से, तुम भी बनिए की तरह कम तौला करो, ऐसे काम नहीं चलने का। कोई पर्दा खोलने को कहता है तो तुम इजारबंद खोलने लगते हो। मेरे पास आत्मा का कोई भी काम नहीं है, देह के पास काम ही काम है। कई बार मैंने आत्मा को बिछाना चाहा देह की जगह, क्या पता दूसरे की आत्मा जागृत हो जाए। पर जो भी आया, आत्मा को जूती के साथ बाहर ही छोड़ के आया। तुम इसे जूती की तरह पहनकर चले जाओ साहब, और बता दो दुनिया को, इस बस्ती में देह नहीं, आत्मा का व्यापार चलता है। मेरी देह छोड़ दो। समय काफी हो गया है, और मुझे उनका आशीष जी कोई
तो ठीक है, मैं आशीष जी का कोई इस तरह से संदेश आया नहीं, बहुत टाइम हो गया है, और आप सबका आभार, आप सबका मैं पूरी तरह देख नहीं पाया हूँ, और मैं मुक्तिपथ का भी आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।